का समूह है, जिसमें भाई भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आते हैं। और चारों देश किसी न किसी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़े हुए हैं। और जो इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़े हुए हैं तो हर साल इसकी मीटिंग रखी जाती है क्वाड की। अभी क्या हुआ है कि 20 से 24 मई को इस साल 2022 को मीटिंग रखी जाने वाली है, जिसमें जो बाइडन जो हैं वो जापान जाने वाले हैं। जापान के द्वारा ये मीटिंग होस्ट की जा रही है 2022 की। हर साल अलग अलग देश होस्ट करता है। तो जो बाइडन जाएंगे तो इन्होंने कहा है कि ये साउथ कोरिया की विजिट पर भी जाएंगे, क्योंकि साउथ कोरिया भी चाह रहा है कि क्वाड में जुड़ करके क्वाड प्लस ग्रुप का निर्माण किया जाए, क्योंकि साउथ कोरिया भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है और वहीं का क्षेत्र है, मतलब इकोनॉमिकली तरीके से भी कंट्री बढ़िया है, इसलिए यह जुड़ना चाहता है क्वाड प्लस कंट्रीज़ में। और ये जो बाइडेन ने भी कहा है कि भाई वहाँ पर जाएंगे। तो अब बात करते हैं क्वाड के बारे में। भाई 2007 में इसकी सबसे पहले अवधारणा बताई गई थी, मतलब एक तरीके से आइडिया रखा गया था कि क्वाड जैसी कंट्री, क्वाड जैसा एक ग्रुप बनाया जाए। और लेकिन उस टाइम पर भाई जो जापान के प्रेसिडेंट थे उन्होंने रखा था ये शिंजो आबे, लेकिन उस टाइम पर इनके आइडियाज़ पर ज़्यादा अमल नहीं किया गया। उसके बाद 2012 में भी इन्होंने बोला कि भाई शिंजो आबे ने कि भाई ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को मिलकर एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड्स जैसा क्वाड ग्रुप बनाना चाहिए, लेकिन उस टाइम पर भी इसके बारे में अमल नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों, जब 2012 के बाद जब ये है ना डोनाल्ड ट्रंप, 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब से इन्होंने जैसे चाइना का जो थ्रेट था वो देखा कि भाई चाइना का थ्रेट बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में चाइना अमेरिका से निकल जाएगा, मतलब अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और अमेरिका के लिए एक चैलेंज निकलता जा रहा था जो चाइना था। इसलिए इसने क्या किया कि भाई अमेरिका ने भी इसकी प्रेजेंस समझी और इम्पोर्टेंस समझी कि भाई कितना ज़रूरी है क्वाड जैसा ग्रुपिंग बनाना, क्योंकि जो एक तरीके से जो क्वाड ग्रुप बनाया गया है इसी क्षेत्र के लिए बनाया गया है, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका जुड़ गए। अब साउथ कोरिया भी जुड़ जाएगा तो वो भी भाई एक तरीके से चाइना से अलग ही बिल्कुल है। हालांकि ये जो 2017 से लगातार मीटिंग चल रही है और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया था। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी पहले तो जुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये सोचता था चाइना से, मतलब एक थ्रेट समझता थे कि भाई चाइना नाराज़ हो जाएगा या कुछ इस अलग अलग तरीके से। लेकिन जब से कोरोना आया तो उस टाइम पर ये जो एक्सरसाइज होती है चारों देशों की अभी होती है, मालाबार एक्सरसाइज बोलते हैं, तो मालाबार एक्सरसाइज में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो नेवी के बीच में होती है मेनली पर्सनली। दोस्तों जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स है ये बताया जाता है कि फ्री और ओपन पेर्सपेक्स इंडो पैसिफिक रीजन, जितना भी इंडो पैसिफिक रीजन है उसको मतलब उसकी संपूर्णता पर काम करता है कि उसे फ्री और कोई भी देश किसी प्रकार का थ्रेट महसूस ना करे, वो स्पेशली चाइना से। क्योंकि जो चाइना है उसने एक 9 डैश की एक वो दे रखी है कहानी से कि भाई 9 डैश लाइन है उनकी। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा 9 डैश लाइन के बारे में, जो चाइना वो क्या कहता है। जैसे ये चाइना है इधर और जो 9 डैश लाइन ये बताता है इधर तक, तो इधर देखो कि यहाँ पर आप ये थाईलैंड वगैरह और नीचे जाकर वियतनाम वगैरह ये और नीचे जाकर के सभी मलेशिया तक 9 डैश लाइन बोलता है। यहाँ तक बोलता है कि यहाँ तक जो चाइना का टेरिटोरियल वाटर है वो है। इसको ये नहीं मतलब नहीं है कि दूसरे देश के भी मतलब आसपास के बॉर्डर से निकल रहे हो और बहुत सारे टापुओं को उनको भी गिन रहे हो, लेकिन ये बोलता है कि हमारे पूरा जो पूर्वज थे उनका एरिया यहीं तक रहता था, इसलिए ये इस क्षेत्र पर क्लेम करता है। तो इस वजह से सभी कंट्रीज में थ्रेट मान रहे हैं और इसलिए मालाबार एक्सरसाइज भी होती है। और जो साउथ कोरिया है वो भी थ्रेट मान रहा है इस चीज़ में, क्योंकि यदि चाइना का डोमिनेंस इस क्षेत्र में हो जाता है तो साउथ कोरिया जो कि यहाँ पर स्थित है, तो साउथ कोरिया के लिए भी बहुत बड़ी थ्रेट हो जाएगी, क्योंकि जितना भी व्यापार है साउथ कोरिया का वो बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा चाइना की वजह से। इसलिए चारों देशों ने मिलकर के एक ग्रुपिंग बनाई। और भाई अभी अमेरिका ने क्या किया था, एक अलग से और बनाई थी ग्रुपिंग, जिसे ओकस बोलते हैं। ओकस में था कि भाई ऑस्ट्रेलिया था, यूके था और यूएस था। ऑस्ट्रेलिया और यूके यूएस, जैसे यूके और यूएस मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को एक सबमरीन मतलब न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में मदद करने वाले थे। ये भी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाई गई थी। अब जो साउथ कोरिया जब इसमें और जुड़ रहा है तो ये एक तरीके से चाइना के लिए सिक्योरिटी चैलेंज ही है। चाइना बोलता है जैसे क्वाड को बोलता है नाटो, जैसे एशियन नाटो बोलता है, लेकिन इंडिया बिल्कुल खारिज कर देता है इस बात को कि भाई ये एशियन नाटो नहीं है, ये एक तरीके से वो है कि हम जैसे इकोनॉमिकली और भाई देशों में, चारों देशों में और इस क्षेत्र में जैसे जितने भी देश हैं आसियान कंट्रीज़ हैं उनमें कोई परेशानी तो नहीं है और किसी टाइप की मतलब परेशानियों का सामना तो नहीं कर रहे हैं, दूसरे देशों को सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं महसूस कर रहे हैं, उस पर काम करते हैं मेनली। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट में सबसे ऊपर तो भाई यही आता है चाइना। जो एशियान में आपको बताना
बताना चाहूँगा, एशियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जैसे कि भाई अपना, जैसे मैं आपको वर्ल्ड मैप के हिसाब से बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे तो नॉर्थ एशिया बोल दिया जाता है, और इसे वेस्ट और इसे ईस्ट बोल दिया जाता है, और जो अपने इंडिया वाला था इसे जैसे साउथ एशिया बोला जाता है, और जो साउथ में ईस्ट में पड़ जाता है ना इसे नॉर्थ एशिया, इसे बोला जाता है साउथ ईस्ट। और यहाँ पर जितने भी कंट्रीज आते हैं, लगभग 14-15 कंट्री है, सभी को साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोला जाता है। इन कंट्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है, और बहुत सारे मतलब चाइना ऑलरेडी डेप्थ थ्रेफ्ट जो इनकी वो चलती है रणनीति, उसके हिसाब से इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को कर्ज के नीचे भी दबा रखा है। इसलिए ये बहुत सारे कंट्रीज़ है जो चाइना के एक तरीके से चाइना के खिलाफ बोल नहीं पाते, इसलिए ही यही किया गया है कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ चाल चली है, और जैसे सभी देशों ने मिलकर के ये फैसला लिया और ये चीज़ें बनाई। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भारत ने जो कोरोना काल में भी बहुत सारा मतलब एक तरीके से जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वहाँ से, जैसे क्वाड कंट्रीज़ में जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में फंडिंग की, और इंडिया ने बहुत सारी वैक्सीन्स भी बनाई थी, और वैक्सीन दूसरे देशों में भाई जैसे वैक्सीन में एक वैक्सीन मैत्री पहल करके बहुत सारे गरीब देशों को वैक्सीन भी बांटी गई थी इसके WHO के साथ साथ। तो दोस्तों चाइना का जो टेरिटोरियल क्लेम्स है इसके ऊपर ही मेनली ये बनाया गया है, और अभी चाइना भी बना रहा है जैसे GSI करके, और GSI जो है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया गया था उसी तरीके से ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, जिसमें बोलता है कि हम एक तरीके से दुनिया में शांति कायम करने के लिए ग्रुपिंग बना रहे हैं, और बोलता है कि भाई सभी देशों को ऐसे ग्रुप बनाने से डरना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। नाटो और कोल्ड वार और WTO ऐसे ग्रुप नहीं बनाने चाहिए किसी देश के खिलाफ। वो मेनली क्या है कि चाइना जो है वो अमेरिका से बिल्कुल थ्रेट महसूस कर रहा है, क्योंकि जो अभी ग्रुपिंग बनी है इससे जो चाइना का टेरिटोरियल जो क्लेम करता है उसमें बहुत सारे बाधा आने वाली है स्पेशली। और आपको मैंने बता दिया कि भाई जो इसका क्वाड का जो मेनली फंक्शंस है यही है कि भाई एक तो सभी जगह पर बातें करती है, जैसे इकोनॉमिकली भी चलता है, और पर्यावरण के मुद्दे पर भी बातें चलती हैं, और सिक्योरिटी के मामले में भी, डिफेंस के मामले में भी सभी जगह चलती है। और जो शिंजो आबे थे इसके एक तरीके से फाउंडरी बोले जाते हैं, इन्होंने ही ये आइडिया रखा था, और ये चारों देश मैं आपको दिखा पाया हूँ। और जो ये वाले कंट्रीज है जितने भी यहाँ पर, ये सभी साउथ ईस्ट नेशन है, ऐसे आसियान कंट्री बोला जाता है इनको स्पेशली। और ये यहाँ पर जापान, और जापान के पास ही यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, क्योंकि जो साउथ कोरिया है वो दोनों दुश्मन कंट्री से घिरा हुआ है, जिसमें एक चाइना भी है और नॉर्थ कोरिया भी है, जिसमें दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है, इसमें साउथ कोरिया न्यूक्लियर पावर नहीं है, इसलिए भी ये क्वाड जैसे ग्रुपिंग में जुड़ना चाहता है, जिससे चाइना और नॉर्थ कोरिया की वजह से जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं उनको काउंटर कर सके। और इसी के साथ दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।